रुक करते हैं अगली खबर का। भोपाल के बड़े तालाब के अतिक्रमण को लेकर एनजीटी में नगरीय प्रशासन विभाग को नोटिस दिया गया है और 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। एनजीटी ने कहा कि सरकारी एजेंसियां तालाब के संरक्षण में नाकाम साबित हो रही हैं। दरअसल भोज वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल के तहत वेटलैंड के एफटीएल के पास पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता और उसके बाद यहां पक्के निर्माण हैं। मास्टर प्लान 2005 में भी एफटीएल के 50 मीटर के पक्के निर्माण पर रोक है। एनजीटी ने 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। एनजीटी में जो याचिका दायर की गई है उसमें भदभदा क्षेत्र में पहाड़ी काटकर पक्के निर्माण हो रहे हैं। एनजीटी ने 4 बार अहम आदेश दिए हैं लेकिन किसी का पालन एजेंसियों ने नहीं किया है। वहीं एनजीटी ने जिस याचिका पर नोटिस दिया है वो एक लॉ की स्टूडेंट ने दायर की है जो केवल 12वीं क्लास में है। नाम है आर्या श्रीवास्तव, 12वीं पास कर चुकी हैं। आर्या ने बड़े तालाब को बचाने के लिए एनजीटी का दरवाजा खटखटाया था और एनजीटी ने तत्काल ही इस पर संज्ञान लेते हुए जवाब मांगा। जवाब ईमेल के जरिए देना होगा। तो बड़े तालाब को बचाना है, इस मुहिम के साथ आर्या ने याचिका लगाई और सीधे हमारे साथ आर्या जुड़ चुकी हैं। आर्या, सबसे पहले तो वेलकम टू अवर शो और आपसे जानना चाहेंगे कि ये आइडिया आखिर कैसे आया। हेलो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 9 सालों से बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही हूँ और मेरे स्कूल के रास्ते में भोज वेटलैंड आता था जी। और मैं देखती थी कि मैं देखती रही इन सालों में उस वेटलैंड की पेरिफेरी पे परमानेंट सेटलमेंट्स बढ़ते गए और जैसा कि आपने कहा 2005 मास्टर प्लान के हिसाब से वो इलीगल है। यहाँ तक कि भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश का इकलौता रामसर कन्वेंशन साइट है जो कि 2002 आज से 18 साल पहले उसमें इंक्लूड हुआ था। और एक वेटलैंड की पेरिफेरी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो उससे सांस लेता है। तो और ये वेटलैंड 1000 साल से जिंदा है, मगर पिछले 50-100 सालों में हमने इस पे कब्जा करके, इस पे इंक्रोचमेंट करके इसे ख़त्म करने की कोशिश करी है और मुझे लगा किसी न किसी को तो इस बारे में आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। चलिए, तो किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। इस सोच के साथ आप इस पूरी चीज़ों पे आगे बढ़ी। ये बताएं कि आखिर इसकी जानकारियां आपने कैसे जुटाई, क्योंकि सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा और आप ये देख रही थी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत टाइम से आप ऐसा देख रही हैं, तो लेकिन इसके पीछे की जो प्रोसेस रहती है याचिका लगाना, आपने ये पूरी जानकारी कैसे जुटाई? तो मैं 12वीं पास कर चुकी हूँ मगर मैं एक लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। जब मैंने 11th में अपनी तैयारी शुरू करी तो मुझे पता चला कि आर्टिकल 48 के हिसाब से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स के अंदर स्टेट्स की अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस वेटलैंड को बचाना। इनफैक्ट 51 AG के हिसाब से हमारी भी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है उसके ऊपर कुछ बोलना, अपने एनवायरनमेंट को बचाने की। और मैंने अपने लॉयर मिस्टर धर्मवीर शर्मा को कंसल्ट किया और उन्होंने मेरी मदद करी पिटीशन फाइल करने में जी। ये तो बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे आ रहा है जो पर्यावरण संरक्षण के बारे में सोचते हैं, जैसा कि आपकी सोच है और उस पर झलक भी रहा है। जैसे कि आप बता रही हैं कि जानकारियां आपने जुटाई हैं, आपके लॉयर के साथ आपने कंसल्ट किया है, लेकिन इस दौरान और कोई चुनौतियां आपके रास्ते में आई? नहीं, मेरे अनुसार तो कोई ऐसी चुनौती नहीं आई जिसका मैं सामना नहीं कर सकती थी। थैंक्स टू माय पेरेंट्स जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया इन सब चीज़ों में जी। आर्या, जैसे कि आप बता रही कि परिवार की भी भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम है और आपके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो जब आपने ये जो आपके दिमाग में ये पूरा थॉट चल रहा था, आपने कैसे इसको सोचा और कैसे आपको लगा कि मैं अपने पेरेंट्स, पहले आपने उनको इन्फॉर्म किया होगा, तो उस समय कैसी सिचुएशन थी? मैंने कुछ टाइम पहले उन्हें इन्फॉर्म किया था इस बारे में और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं आगे बढ़ूँ और इस चीज़ के बारे में पिटीशन फाइल करूँ। मेरे मदर और फादर ने भी रिसर्च में मेरी मदद करी जी। रिसर्च कैसे की ये बताएं थोड़ा सा, जैसे कि पेरेंट्स की तरफ से हेल्प मिली, लॉयर की भी तरफ से हेल्प मिली, और क्या आपने सोचा आगे फर्दर प्लान्स क्या हैं? फर्दर प्लान्स अभी तो कुछ नहीं है, मगर मैं चाहती हूँ कि अब भारत सरकार और वेटलैंड अथॉरिटी दोनों ही अपने कर्तव्यों का पालन करने में और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो नियर फ्यूचर देख रहे हैं, आगे के कुछ 50-100 साल, लेकिन
ये वेटलैंड जो कि 1000 साल से जिंदा है, इसे अब धीरे धीरे हम मार रहे हैं। और जहाँ तक रिसर्च की बात है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ, उसके चलते मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, कई सारे केसेस पढ़े और उससे मुझे बहुत मदद मिली। जी आर्या, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण की अगर हम बात करें तो बहुत कम लोग होते हैं जैसे कि उसके बारे में सोचते हैं, और आप जिस उम्र में हैं उस हिसाब से सोचना थोड़ा सा यहाँ पे ये लगता है कि कहीं आपको क्या किसी प्रकार की मोटिवेशन मिली, इसके पीछे आखिर कैसी सोच रही, किसका हाथ रहा? पेरेंट्स का तो सपोर्ट था ही, लेकिन ये दिमाग में थॉट कैसे आया? तो मेरे फादर एनवायरमेंटल लॉयर हैं और बचपन से ही मैंने उन्हें देखा है इन सब चीज़ों पर काम करते हुए, तो इसी वजह से मुझे ये मोटिवेशन मिली। और जहाँ तक कि है बाकी एनवायरनमेंट के बारे में, तो मैं जिस स्कूल में जाती थी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता था इन सब बातों पर। हमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, जैसे बस से कचरा बाहर नहीं फेंकना, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बचपन से सिखाई गई है वो आज जाकर काम आ रही है हमारी लाइफ में। ये बहुत अच्छी बात है और यही मोटिवेशन थी मेरी लाइफ में। ये तो बहुत अच्छी बात है कि फादर भी आपके इसी में ही हैं और कहीं ना कहीं वहाँ से आपको मोटिवेशन मिली है। बड़े तालाब को बचाना ये मुहिम थी और इसके लिए आपने बहुत सारी चीज़ें सोची, और कुछ आपने सोचा है, कहीं आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं जिसको लेकर अभी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप जैसा कि बोल रही हैं कि किसी को तो आवाज़ उठानी थी और आप आगे सोच रही हैं कि उस पर मैं आवाज़ उठाऊंगी? मुझे लगता है कि कमियां तो हैं, लेकिन धीरे धीरे ये एक छोटा कदम है फ्यूचर को बचाने का। और मैं चाहती हूँ कि मेरी उम्र के बच्चे, मेरे से बड़े और मेरे से छोटे बच्चे भी इन सब चीज़ों के बारे में आगे आएं और पेटिशंस फाइल करें, सवाल पूछे गवर्नमेंट से, और उनके लोकेलिटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी हाईलाइट होने का मौका दें। जी चलिए आर्या, इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की गई और एनजीटी की भी तरफ से काफ़ी आदेश आए, लेकिन आप कैसे सोचते हैं कि आपने जो याचिका यहाँ पे दायर की है, आपकी याचिका पर सकारात्मक रुख देखने को मिल सकता है? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सारी है, लेकिन मैं कोई भी चीज़ दावे से नहीं कह सकती हूँ। मुझे खुशी है इस बात की कि वो पिटिशन एक्सेप्ट हुई और मात्र 4 से 6 हफ्तों का टाइम दिया गया है भारत सरकार और वेटलैंड अथॉरिटी को अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए, और इसकी नेक्स्ट सुनवाई भी 1 दिसंबर को है। अब हमें उसी दिन पता चलेगा कि क्या नतीजा निकलता है। जी, कैसी तैयारी है उसके लिए? तैयारी अभी जोरों शोरों से चल रही है। हम जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पूरी तैयारियां हैं और आगे आप जैसे कि एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अब आप लॉ की पढ़ाई कर रही हैं, आगे आप खुद को कहाँ देखती हैं? अभी मैं लॉ की पढ़ाई शुरू नहीं करी है, अभी मैं अपने एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ, जिससे मुझे कॉलेज मिलेगा और मैं चाहती हूँ कि मुझे अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। और आगे आपकी क्या उम्मीदें हैं और कैसे किस तरीके से आप जैसे लॉ की पढ़ाई कर रही हैं और आप इसी फील्ड में आगे जाएंगी? जैसा कि आपने कहा कि अभी आप एंट्रेंस एग्जाम भी देंगी, लेकिन और कुछ ऐसे मुद्दे, पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे जो आप उठाना चाहेंगी आगे? ऐसे कई सारे मुद्दे हैं भोपाल शहर में ही और हमारे देश में भी, जिसके लिए पिटिशंस फाइल होनी चाहिए। और जैसे ही मैं उस मुकाम पे पहुंच जाऊंगी कि मैं खुद से एक पिटिशन फाइल कर सकूं एज अ लॉयर, तो मैं कई सारी चीज़ों को हाईलाइट करूंगी, और नहीं सिर्फ एनवायरनमेंट, बाकी सारी चीज़ों को भी जिनके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आर्या हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरीके से आगे जा रही हैं, आगे आपके रास्तों में भी वही सकारात्मकता नज़र आए। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसी को तो आवाज़ उठानी चाहिए, इस मुहिम के साथ आर्या आगे बढ़ी और उम्मीद की है कि अब उनकी जो याचिका दायर की गई है उस पर एक अच्छा रुख आएगा। हमारे भी इस पर नजरें होंगी, लेकिन बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।